नमस्कार बच्चा पार्टी लोग। तो आज से हम एक नया अध्याय शुरू करने वाले हैं। अध्याय 4 जो है कक्षा 6 का है। ठीक है, इसमें क्या है कि आधारभूत ज्यामितीय अवधारणाएं। तो जाम जो जो जितने भी ज्यामितीय अवधारणाएं होते हैं, अभी हम लोग पढ़ते हैं। अभी आप तो मतलब 6 क्लास में, छठा क्लास में है, तो आगे चल के पढ़िएगा। जब और ऊंचे क्लासों में, कक्षाओं में जाइएगा तो बहुत अलग अलग तरह का अवधारणा आपको पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, वो उसका उदय कैसे हो, उदय कहने का मतलब उसका मतलब क्यों हम लोग उसको पढ़ना शुरू किए। ठीक है, वो इसका थोड़ा सा इतिहास में देखना होगा। उसके बाद हम लोग अवधारणाओं को पढ़ेंगे, अलग अलग तरह के अवधारणाओं को पढ़ेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको इतिहास में झांक लेते हैं। इतिहास बहुत मज़ेदार है, मज़ा आ जाएगा पढ़ के। एकदम मस्त वीडियो पूरा लास्ट तक देखिएगा। तो देखिए कि ज्यामिति का एक लंबा और शानदार इतिहास है। शब्द ज्यामिति, ज्योमेट्री यूनानी का शब्द ज्योमेट्रोन का अंग्रेजी तुल्य है। ठीक है, जिसमें जिया का मतलब होता है भूमि और मिट्रोन का मतलब होता है मापना। ठीक है, तो ज्योमेट्री किसका शब्द है? यूनानी शब्द है। उसमें से जिया का मतलब क्या होता है? जियो का मतलब क्या होता है? भूमि होता है। और मिट्रोन का मतलब मापना होता है। मतलब सिंपल सा आप बोल सकते हैं कि भूमि मापन। ठीक है, इस शब्द से बना है। ठीक है, अब इतिहासकार क्या बोलते हैं? इतिहासकारों के अनुसार प्राचीन समय में ज्यामितीय अवधारणाएं संभवतः कला, वास्तुकला या शिल्प कला, जिसको आर्किटेक्चर बोलते थे, और भूमि मापन की आवश्यकताओं के कारण विकसित हुई। तो पहले बहुत इतिहास में बहुत लोग शिल्पकारी कार्य किया करते थे, आर्किटेक्चर ये सब बनाया करते थे। भूमि मापना पड़ता था उसके लिए, प्लस इनको भी मापना पड़ता था। तो मान लीजिए कि उसके लिए ये लोग ज्यामितीय का इस्तेमाल करते थे। तो अभी कुछ कुछ आप ज्यामितीय अवधारणाएं देखेंगे, कुछ ऐसा होता है। एक हो गया, एक ये भी हो गया, एक ये भी हो गया। ये सब क्या है? ज्यामितीय अवधारणाएं हैं। अभी क्या करना है कि इनको मापने का हमारे पास फॉर्मूला है, मैथमेटिकल फार्मूला है। तो इसको नाप सकते हैं कैसे? तो इस तरह से कुछ कुछ आकार बनाया जाता था, तो उनको नापना पड़ता था, जमीन को भी मापना पड़ता था। तो इससे इसका उदय हुआ है। ठीक है, यहाँ पे ठीक है विकसित हुई। इनमें वे अवसर अवसर भी सम्मिलित हैं जब खेतिहर की भूमि की परिसीमाओं, बाउंड्री, देखिए जो खेतिहर जो है उनकी जो भूमि होती है, उनकी बाउंड्री को नाप को बिना किसी शिकायत की संभावना रखते हुए अंकित किया जाता था। ठीक है, वैभवपूर्ण राजभवनों, मंदिरों, झीलों, बांधों और नगरों के निर्माण कला और वास्तुकला ने इन अवधारणाओं को और उजागर किया है। देखिए, पहले जो होता था कि जो खेतीहर होते थे, जो खेत अपना अपना खेत ऐसे होता था, बाउंड्री बनाता था, तो उसको मापा कैसे जाता था? ये सब चीज़, जैसे कि मंदिर बनाना है, झील बनाना है, बांध बनाना है, तो अलग अलग चीज़ हमको बनाना है। तो एक होता है कि हम पहले से अनुमान कैसे लगाएंगे कि हमको कितना मटेरियल का ज़रूरत पड़ेगा। तो उसके लिए सबसे पहले उसको क्या किया जाएगा ना, सबसे पहले एक आधार बनाया जाएगा। किस चीज़ का आधार बनाया जाएगा? तो उसमें पहले एक मान लीजिए कि हमको ब्रिज बनाना है इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से ब्रिज बनाना है, ऐसे ऐसे बना दिए हैं। ठीक है, ऐसे हम बढ़िया नहीं बना रहे हैं। ठीक है, ऐसे बना दिए ब्रिज। तो ये एक क्या हो गया? एक चित्र पहले बना लिए। अब हम पहले माप लेंगे कि यहाँ से ये कितना होना चाहिए? 50 मीटर होना चाहिए। ये इसका चौड़ाई इतना होना चाहिए, 10 मीटर होना चाहिए। इस तरह से हम यहाँ से पूरा इसका एरिया हम कैलकुलेट कर लेंगे, यहाँ से निकाल लेंगे। और इस तरह से हम कितना मटेरियल लगेगा वो सारा चीज़ हम पता कर लेंगे। ठीक है, तो इन सब चीज़ों का जब जब जैसे जैसे हमको इन सब चीज़ों को बनाने का ज़रूरत पड़ा, जैसे कि बांध, झील, मंदिर, राजभवन, नगर वगैरह, तो हमको इसका बहुत ज़रूरत पड़ने लगा। ठीक है, अब देखते हैं आजकल भी कला, मापन, वास्तु, इंजीनियरिंग, कपड़ों के डिजाइन इत्यादि के सभी रूपों ज्यामितीय अवधारणाओं पर का प्रभाव देखा जा सकता है। तो आज भी कपड़ा देखेगा तो रंग बिरंगा बहुत अलग अलग तरह का ये बनाया रहा था, चित्र बनाया रहा था कपड़ा में भी। मान लीजिए कि कोई कोई कपड़ा में ऐसे ऐसे चित्र बना दिया, कोई कपड़ा में ऐसे फूल बना दिया, कोई कपड़ा में ऐसे पत्ती बना दिया। ठीक है, तो ये सब क्या है? ज्यामितीय अवधारणाएं हैं। ठीक है, अब इनको बनाने से पहले सांचा बनाया जाता है। कुछ भी मतलब आजकल का जो भी कपड़ा बन रहा है, चाहे कुछ भी बन रहा है, तो उसमें जो प्रिंटिंग किया जाता है, जैसे कि एक क्या बोले उसमें, जैसे ये फूल है, ये फूल बनाया गया है उसमें, तो कितना इसका लंबाई चौड़ाई कितना क्या होना चाहिए वो पहले नाप लिया जाता है। ठीक है, इन सभी चीज़ों की वजह से ज्यामितिक ये अवधारणाएं का उदय हुआ है। ठीक है, आप विभिन्न प्रकार की वस्तुओं जैसे बॉक्स, मेज, पुस्तक, अपने स्कूलों में लंच ले जाने के, खाने के डिब्बे, गेंद जिससे आप खेलते हैं आदि को देखते हैं।
उनका प्रयोग भी करते हैं। इन सभी वस्तुओं के भिन्न भिन्न आकार होते हैं। जो रूलर का आप प्रयोग करते हैं, पेंसिल जिससे आप लिखते हैं, वे सीधी हैं। एक चूड़ी, एक रुपए का सिक्का या एक गेंद का चित्र गोल प्रतीत होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप जितने भी उदाहरण देख रहे हैं सारे क्या हैं, एक ज्यामिति का उदाहरण है। ठीक है, एक सिक्का हो गया गोल होता है, एक बॉल होता है वो गोल होता है, एक जैसे कि पेंसिल हुआ पूरा सीधा सीधा होता है। ये सब क्या है, एक ज्यामिति है। ठीक है, यहाँ आप कुछ रोचक तथ्यों के बारे में पढ़ेंगे जो आपके चारों ओर उपस्थित आकारों के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने में आपकी सहायता करेंगे। तो आपके चारों ओर जितने प्रकार के अलग अलग तरह के आकार के वस्तुएं मौजूद हैं, उनको कैसे मापना है, ठीक है, उनका मापने का तरीका क्या है, यही सब के बारे में हमको देखना है। तो अलग अलग अभी पढ़ेंगे हम लोग इसके बारे में। सबसे पहला जो है यह है बिंदु के बारे में पढ़ना है कि बिंदु क्या है। बिंदु भी एक क्या है, ज्यामितिक अवधारणा है। ठीक है, इसमें क्या बोलता है कि कागज पर एक पेंसिल के नुकीले सिरे से एक चिन्ह अंकित कीजिए। मान लीजिए कि कागज है, ठीक है, पेंसिल का नुकीला है, एक बार ऐसे लगा दिया तो एक डॉट बन गया, बिंदु बन गया। ठीक है, अंकित कीजिए। सिरा जितना नुकीला होगा, चिन्ह उतना ही सूक्ष्म होगा, मतलब छोटा होगा। ठीक है, लगभग एक बिना दिखाई देने वाला सूक्ष्म चिन्ह आपको एक बिंदु की अवधारणा का आभास कराएगा। बिंदु, जिसको अंग्रेजी में पॉइंट बोलते हैं, एक स्थिति निर्धारित करता है। मतलब क्या हुआ कि हम क्या बोल दिए, आपसे अगर हम आपको बोला जाएगा, ठीक है, ऐसे मान लीजिए कि सिंपल सा बात यह है, आप अपना दोस्त को कुछ समझा रहे हैं कि ठीक है, हम गए थे एक जगह गए थे, वहाँ उसका आकार कैसा था, ऐसा था। ठीक है, आकार ऐसा था, वहाँ पे 50 आदमी लोग था इसमें, इसके अंदर। तो हम कहाँ खड़ा हुए थे, हम ई कोना, जैसे कि मान लीजिए कि ABCD ऐसे 3 तरह का कोना दिया हुआ है, तो हम बोल रहे हैं कौन कोना में खड़ा हुए थे, हम ई कोना में खड़ा हुए थे। को बिंदु बैठा दिए, तो बिंदु बैठाया तो हम कहाँ पे खड़ा हैं वो लोकेशन बता दिया। तो बिंदु का इस्तेमाल इस तरह से किया जा सकता है। अभी यहाँ देखिए, परकर का सिरा कैसा होता है, ऐसा होता है। पेंसिल का नुकीला सिरा ऐसा, देखिए ये परकर का सिरा, ये और एक सुई का नुकीला सिरा ये हो गया। तो देखिए जितना सिरा जितना मतलब नुकीला होगा, बिंदु उतना ही छोटा बनेगा, सूक्ष्म बनेगा। ठीक है, अभी हम दिखाते हैं एक उदाहरण से। यदि आप किसी कागज पर मान लीजिए कि 3 बिंदु अंकित करें, तो आपको इसमें भेद बताने की आवश्यकता पड़ेगी। इसके लिए इन्हें अंग्रेजी के बड़े अक्षर ABCD इत्यादि से व्यक्त किया जाता है। देखिए अब यहाँ पे देख रहे हैं कि उदाहरण में क्या है कि 3 गो बिंदु दिया हुआ है, ये कागज है, कागज के अंदर 3 गो बिंदु दिया है। मान लीजिए कागज है ABC, तो हम बताना चाहते हैं कि ये एक बिंदु अलग है, ये बिंदु अलग है, ये बिंदु अलग है। इन लोगों को, तीनों बिंदु का हम क्या कर दिए, नाम दे दिए हैं। ठीक है, इन बिंदुओं में इन बिंदुओं के बिंदु A, बिंदु B और बिंदु C से पढ़ा जाता है। आपसे पूछा जाएगा कौन सा बिंदु क्या है, तो ये इसीलिए हम नाम दिए हैं, क्योंकि अगर आपसे पूछा जाएगा कि 3 गो बिंदु है, एकरा में सबसे बड़ा बिंदु कौन है, सबसे छोटा बिंदु कौन है। यहाँ देखिए, यहाँ फोटो में देखने से लग रहा है कि तीनों बराबर है, लेकिन हम बड़ा छोटा बिंदु बनाया जा सकता है। कैसे बनाया जा सकता है, किसी भी पेंसिल का अगर सिरा जो है बहुत ज़्यादा नुकीला है तो वो बहुत छोटा बिंदु बनाएगा, वो थोड़ा धूथर है। ठीक है, अभी देखिए मान लीजिए कोई पेंसिल है इसे, ठीक है, ये पेंसिल है, मान लीजिए इसका सिरा यहाँ पे थोड़ा गलती बढ़िया से नहीं बन रहा है। तो एक पेंसिल है ऐसे करके, मान लीजिए इसका नुकीला सिरा ऐसे है, ये नुकीला है, और एक पेंसिल है ऐसे, ये ज़्यादा नुकीला है। तो ये जो बिंदु बनाएगा छोटा बनाएगा, ये बनाएगा वो बड़ा बनाएगा, इतना बड़ा ऐसे करके बिंदु बनेगा। ठीक है, बिंदु निसंदेह बहुत छोटे होने चाहिए। तो बिंदु जो होता है हमेशा क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। ठीक है, बिंदु के बारे में आप जान गए कि बिंदु क्या होता है। बिंदु क्या होता है, एक ऐसे डॉट बना दिए, ई बना दिए, बिंदु कहलाया, बिंदु कहलाया। क्यों इसका इस्तेमाल किया जाता है, ये लोकेशन को बताता है। ठीक है, आप कहाँ पे स्थिति को बताता है, किसी भी चीज़ का स्थिति को बताता है। मान लीजिए इतना बड़ा खेत है, इतना बड़ा खेत में हम किसी भी चीज़ को स्थित कहाँ पे, हम बोल देंगे कि हम यहाँ पे स्थित थे, तो एक बिंदु लगा दिए, तो बोलेंगे हम कहाँ पे स्थित थे, यहाँ पे स्थित है। इसको हम नाम भी दे सकते हैं A। यहाँ पे कौन खड़ा था, B। यहाँ पे कौन खड़ा था, C। तो तीनों का स्थिति बता रहा है बिंदु। ठीक है, तो ये दर्शाया जाता है इसे।
अब एक प्रयास करने के लिए एक उत्तर आपके सामने एक सवाल दिया गया है। क्या है कि अपनी पेंसिल के नुकीले सिरे से एक कागज का पर 4 बिंदु अंकित कीजिए तथा इन्हें नाम ए, सी, पी और एच दीजिए। इन बिंदुओं को विभिन्न प्रकारों से नाम दीजिए। नाम देने का एक प्रकार संलग्न अंक आकृति के अनुसार हो सकता है। ठीक है, नाम दिया, मतलब ये आप कोशिश करके देखिएगा। यहाँ पे जैसे कि अब इसको समझ में आ गया तो इसको आराम से बनाया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब पढ़ते हैं रेखाखंड क्या होता है। उसके बाद पढ़ेंगे अलग अलग तरह के रेखाएं पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं रेखाखंड। इससे पहले पढ़े थे क्या बिंदु, बिंदु के बाद क्या है रेखाखंड। देखिए फिर यहाँ एगो उदाहरण दे दिया है छोटा सा। क्या करने के लिए बोल रहा है, एक कागज को मोड़िए और फिर उसे खोल दीजिए। ठीक है, क्या आपको कोई मोड़ पर निशान दिखाई देता है? इससे एक रेखाखंड की अवधारणा का आभास है। देखिए ये वाला कागज था, ठीक है, ये कागज था, इसको पहले मोड़ दिया गया। कैसे मोड़ा गया? ये वाला लाइन में मोड़ा गया, ऐसे करके, इन्हें से ऐसे करके मोड़ा गया। ठीक है, इन्हों से ऐसे मोड़ दिया। मोड़ने के बाद क्या पता चला कि जो जहाँ 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 से मुड़ा हुआ था वहाँ पे एक रेखा बना। ठीक है, एक लाइन दिखाई दिया। ये जो लाइन है ये रेखाखंड का आभास कराता है। अभी देखिए इसके दो अंत बिंदु एंड पॉइंट, जिसको अंत बिंदु ए है और एक बी है, दो गो अंत बिंदु है। एक पतला धागा लीजिए, इसके दोनों सिरों को कसकर पकड़िए ताकि धागे में कोई ढील न रहे। ठीक है, इस पर रेखाखंड निरूपित करता है। तो देखिए आपको क्या करना है कि पहले कागज को लेना है, कागज को मोड़ देना है। कागज को मोड़ने के बाद यहाँ पे जो होती है एक दो पॉइंट है, एक ए पॉइंट है, एक बी पॉइंट है। यहाँ से लेकर के एक ये बना देना है, धागा लगा देना है, बहुत तेज पकड़ना है। ठीक है, तो यहाँ पे इस पे नहीं, यहाँ पे तो एक रेखाखंड आपको दिखा ही, ये एक उदाहरण है। ठीक है, यहाँ पे एक रेखाखंड आपको दिखा, कागज को मोड़ के आप देखें तो यहाँ पे एक इस तरह से लाइन जैसा दिखाई दिया। ठीक है, कुछ दिखाई दिया, तो इसी को हम बोल सकते हैं कि रेखाखंड है। अब क्या करना है आपको दूसरा उदाहरण में कि एक धागा लेना है। ठीक है, एक धागा लेना है, एक यहाँ पकड़ना है, एक यहाँ पकड़ना है। तो धागा को पकड़ के पूरी जोर से खींचना है, इतना ज़्यादा जोर से नहीं खींचना है कि टूट जाए, खींचना है पूरा टाइट रहे, एकदम पूरा एकदम सीधी रेखा रहे, ऐसा खींचना है। तो ये भी क्या है, एक रेखाखंड को दर्शाता है, क्योंकि ये दो बिंदु के बीच में, एक बिंदु यहाँ पे है, एक बिंदु यहाँ पे है। ठीक है, अंत बिंदु है। रेखाखंड के कुछ उदाहरण निम्नलिखित है। अब अलग अलग उदाहरण है रेखाखंड का। देखिए ये भी क्या है, एक रेखा है, ये भी एक रेखा है, ये भी रेखाखंड है, ये भी एक रेखाखंड है, सीधा सीधा है, इसीलिए इसको रेखाखंड। अगर ऐसा रहेगा इसको बोलेंगे क्या, रेखाखंड। ऐसा रहेगा सीधा सीधा है, इसको रेखाखंड बोल सकते हैं। ठीक है, अब आगे उदाहरण देखते हैं। एक उदाहरण यहाँ पे आप देखिए, एक बॉक्स का किनारा, एक बॉक्स का किनारा, एक ट्यूबलाइट का किनारा, ये सब इसका नाम दिया हुआ है। एक पोस्ट कार्ड का किनारा, ये सब रेखाखंड है। अपने आसपास के रेखाखंडों को कुछ और उदाहरण देने का प्रयत्न कीजिए। तो अपने अगल बगल देखिए क्या क्या रेखाखंड है। ठीक है, किताब को देख सकते हैं, उसमें भी बहुत स्ट्रेट लाइन होता है, सीधी रेखा होता है, और बहुत सारा चीज़ हो सकता है। ठीक है, एक कागज पर दो बिंदु ए और बी अंकित कीजिए। एक कागज है, मान लीजिए, उसमें एक दो बिंदु बना दिए, एक ए और एक बी पे दो बिंदु बनाए। ठीक है, इन दोनों बिंदुओं को सभी संभव रास्तों से जोड़ने का प्रयत्न कीजिए। देखिए ये बिंदु है, कैसे कैसे जोड़ा गया है। एक ये रास्ता है, एक ऐसे 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 करके ये रास्ता से जोड़ा गया है इसको। एक रास्ता इधर से ऐसे करके जोड़ा गया है, एक रास्ता ये है इसका, ये ऐसे ऐसे करके ये रास्ता से जोड़ा गया है, एक रास्ता ये से जोड़ा गया है। ठीक है, तो इसमें कितना टोटल रास्ता हो गया, इसको एक मान लीजिए, ये रास्ता को 2, 3 और 4 रास्ताओं से जोड़ा गया है, दो बिंदुओं को। ठीक है, ए से बी तक का सबसे छोटा रास्ता क्या है? ए से बी तक का सबसे छोटा रास्ता कौन सा होगा बताइए तो? सबसे छोटा रास्ता ए और बी के बीच में कौन सा है? ये वाला है, ये वाला रास्ता सबसे छोटा है। ठीक है, ए और बी को जोड़ने वाला यह सबसे छोटा रास्ता, इसमें बिंदु ए और बी भी सम्मिलित हैं, जो संलग्न आकृति 4.1 में दर्शाया गया है, एक रेखाखंड है। तो ए और बी के बीच में जो दूरी है, सबसे छोटा रास्ता जो होगा वही एक रेखाखंड कहलाएगा। हम पिछली बार पूछे थे यहाँ पे क्या ये रेखाखंड है, ये वाला रेखाखंड है? नहीं, क्यों नहीं है? तो यहाँ के बिंदु मान लीजिए, एक बिंदु यहाँ मान लीजिए, तो यहाँ से यहाँ के बीच का अब जोड़िएगा तो सबसे छोटा रास्ता कौन सा होगा? ये वाला होगा। सबसे छोटा जो रास्ता होता है
ओकरे हम बोल दिए रेखाखंड। ये भी देखिए, ये भी एक रेखाखंड है, किनारा इस पूरा सीधा है, कहीं टेढ़ा नहीं है। तो इसी तरह से यहाँ से बहुत सारा रास्ता है, लेकिन एक रेखाखंड जब बताना रहेगा तो ये रेखाखंड कौन वाला होगा, बीचवा वाला होगा, ई वाला रेखाखंड हो जाएगा, लेकिन ई वाला रेखाखंड नहीं होगा। ठीक है, तो इसको याद करने का सबसे बढ़िया तरीका ये है कि अगर दो बिंदु है, ठीक है, अगर दो बिंदु है तो उसके बीच में सबसे छोटका जो दूरी होगा, सबसे छोटा दूरी, एकदम छोटा से छोटा दूरी, वह क्या कहलाएगा, रेखाखंड कहलाएगा। ठीक है, इतना आसान से है। फिर आपको सवाल दे दिया गया है कि संलग्न आकृति में देखिए रेखाखंडों के नाम दीजिए। तो यहाँ से रेखाखंड को किस तरह से आप दर्शाया जा सकता है, जैसे कि ये बिंदु में, जैसे ये बिंदु है, ये वाला उदाहरण में, जैसे ये वाला एक रेखाखंड है ना, ए से बी के बीच में रेखाखंड है, तो इसको हम नाम, अगर नाम देना रहे तो कैसे देंगे, ए बी, और ऊपर को ऐसा लगा देंगे रेखा जैसा, या फिर बी ए ऐसे लगा देंगे, दोनों में से कोनो एक नाम दे देंगे तो इसका नाम हो जाएगा रेखाखंड का। ठीक है, अब देखते हैं, यहाँ पे एक अभ्यास करने के लिए दिया हुआ है, तो इसमें आपसे पूछा गया है कि रेखाखंड का नाम बताइए। तो एगो रेखाखंड ये वाला है, सीधा एकदम है, तो उसको ए बी नाम दे सकते हैं, या फिर इसी को बी ए लिख सकते हैं इस तरह से। ठीक है, दूसरा क्या हुआ, ए सी लिख सकते हैं, यहाँ से यहाँ ए वाला रेखाखंड हो गया इस तरह से, फिर या फिर सी ए, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं रेखाखंड का नाम। तो बहुत सबसे पहले इसमें क्या सीखे हम, रेखाखंड में रेखाखंड होता क्या है, उदाहरण देखें उसका, फिर उसको नाम कैसे देना है वो देखें, 3 चीज़ हम लोग ने देखा इसमें। अब पढ़ते हैं एक रेखा के बारे में। ठीक है, कल्पना कीजिए कि ए और बी तक के रेखाखंड अर्थात ए बी को ए से आगे एक दिशा और बी से आगे दूसरी दिशा में बिना किसी अंत के विस्तृत किया गया है। आपको रेखा लाइन का एक उदाहरण प्राप्त हो जाएगा। क्या आप सोचते हैं कि आप कागज पर पूरी रेखा खींच सकते हैं? नहीं। अभी देखिए, जैसे कि ये वाला उदाहरण है, यहाँ एक बिंदु है, एक यहाँ बिंदु है, दोनों के बीच में क्या है, एक रेखा है यहाँ से यहाँ ए से बी तक। अगर आप इसी रेखा को आगे बढ़ाइएगा तब भी ये एक ही रेखा रहेगा, 2 रेखा नहीं होगा। ठीक है, फिर हम बोल रहे हैं एगो बिंदु यहाँ, एगो बिंदु यहाँ है, ऐसे हो गया तो ये एगो रेखा कहलाएगा। ठीक है, एक से ज़्यादा रेखा नहीं होगा। तो यहाँ पे 2 बिंदु से पार हो रहा है, मतलब एक रेखा कहला गया, सीधी होना चाहिए, सबसे छोटा होना चाहिए। अब आपसे पूछ रहा है कि क्या आप रेखा को पूरा एक, मान लीजिए कि एगो पन्ना है, पेज है, ठीक है, एगो 2 बिंदु है यहाँ पन्ना में, हम रेखा को पूरा तरह खींच सकते हैं क्या? मतलब नहीं खींच सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये रेखा बहुत आगे तक जाएगा, हमको पता नहीं कितना लंबा जाएगा, उतना हम खींच नहीं सकते हैं, और इसका कागज का लंबाई लिमिट इतना ही है। ठीक है, तो यही बोला नहीं। क्यों? 2 बिंदुओं ए और बी से होकर जाने वाली रेखा को ए बी से निरूपित करते हैं, यह दोनों दिशाओं में अनिश्चित रूप से विस्तृत होती है। देखिए, तो दो दिशाओं में 2 बिंदुओं के बीच का रेखा को हम क्या बोलते हैं, उसका नाम दे देते हैं इस तरह से ए बी, ये दोनों के बीच की रेखा है। इसका जो दिशा है वो अनिश्चित है, मतलब कितना दूर जाएगा वो हमको पता नहीं है। ठीक है, अनिश्चित रूप से विस्तृत होती है बहुत दूर तक। इस पर असंख्य बिंदु स्थित होते हैं। ठीक है, तो आप सोचिए यहाँ पे ये एक रेखा हो गया, तो ऐसा नहीं है कि 2 ही बिंदु रहेगा रेखा में, आप इस रेखा में यहाँ भी एक बिंदु लगा सकते हैं, यहाँ भी बिंदु होगा, मतलब बहुत सारा बिंदु स्थित रहेगा एक ही रेखा में। ठीक है, रेखा को निश्चित करने के लिए 2 बिंदु पर्याप्त हैं। ठीक है, हम कहते हैं कि 2 बिंदु एक रेखा निर्धारित करते हैं। संलग्न आकृति रेखा पी क्यू की कभी कभी एक रेखा को एल जैसे अक्षर से भी व्यक्त किया जाता है। यहाँ पे देखिए क्या हुआ है कि सीधा सीधा बात है कि अगर एक रेखा को आपको दिखाना होगा तो कितना बिंदु का आवश्यकता होता है। सबसे पहले हम लोग पढ़े बिंदु के बारे में, और बिंदु से हम पढ़ते हैं कि एक रेखा को अगर हमको दिखाना होगा, दर्शाना होगा, तो कितना बिंदु का जरूरत है। मान लीजिए कि एक बिंदु है, ठीक है, तो एक बिंदु क्या कोई रेखा को बता सकता है? नहीं बता सकता है। क्यों? क्योंकि हमको नहीं मालूम है कि ये जाएगा कहाँ जुड़ेगा, ये ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। लेकिन उसी तरह से हमको एक रेखा को दिखाना है, तो 2 बिंदु है, ठीक है, 2 बिंदु को हम ऐसे मिला दिए तो हमको पता चल गया एक रेखा बन गया, सीधी रेखा। इसीलिए एक रेखा को दिखाने के लिए 2 बिंदु आवश्यक होता है। यहाँ पे भी एक देखिए, एक रेखा है ये पी क्यू, ठीक है, इसको एल से भी, इसका रेखा का नाम हम क्या दे दिए, एल। ठीक है, इसको लाइन इसको बोलते हैं अंग्रेजी में। अब क्या है, अगला है प्रतिच्छेदी रेखाएं। प्रतिच्छेदी रेखाएं में क्या होता है कि 2 रेखा है, ठीक है,
एक रेखा L1 है, एक रेखा L2 है, दोनों का नाम एक का L2 है, एक का L1 है, L1 है यहाँ पे, ठीक है। दोनों क्या हो रहे हैं, एक दूसरे को काट देते हैं किसी भी, ठीक है। एक दूसरे को जो पॉइंट में काटते हैं उसको बोलते हैं प्रतिच्छेदी पॉइंट, ठीक है, बिंदु P पर। संलग्न आकृति 4.4 को देखिए, इसमें से दो रेखाएं दर्शाई गई हैं, ये दोनों रेखाएं बिंदु P पर होकर जाती हैं, ठीक है। ये दोनों रेखाएं एक ही बिंदु से होकर गुजरता है, ठीक है। दोनों रेखा को, अगर दो रेखा एक बिंदु से होकर गुजर रहा है तो उसको हम क्या बोल देंगे, प्रतिच्छेदी रेखाएं। तो ये एक रेखा है, ये एक रेखा है, दोनों किस बिंदु से गुजर रहा है, P से होकर गुजर रहा है, इसको हम बोल दिए प्रतिच्छेदी रेखाएं हो गए, ठीक है। यदि दो रेखाओं में उभयनिष्ठ बिंदु हो तो प्रतिच्छेदी रेखाएं इंटरसेक्टिंग लाइन कहलाती हैं। तो प्रतिच्छेदी रेखाओं की कुछ उदाहरण है, यहाँ पे देखिए क्या क्या उदाहरण है। ये भी, इसमें भी एक प्रतिच्छेदी रेखा है। कौन सा रेखा है, मान लीजिए कि एक रेखा इधर से पास हुआ ऐसे, एक रेखा इधर से गया ऐसे, तो यहाँ पे एक बिंदु में दोनों मिल रहा है। अब इधर से मान लीजिए ऐसे जाएगा फिर ऐसे जाएगा, तो यहाँ भी एक बिंदु मिल रहा है। ये रेखा जैसे है यहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है, तो ये एक बिंदु में मिल गया है। अगर ये रेखा इधर से ऐसे जा रहा है, एक रेखा इधर से जा रहा है, तो इसका बिंदु कौन सा हो गया, ये हो गया। सारा क्या है, प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, ठीक है। अंग्रेजी का वर्णमाला में जो एक्स आता है इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है। ये सारे क्या होंगे, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ आपको उदाहरण मतलब सवाल दिया गया है कुछ करने के लिए, आप इसको कर सकते हैं बहुत आसानी से। अगली रेखा हम देखेंगे, रेखा का प्रकार देख रहे हैं, तो कौन सा रेखा है, समांतर रेखाएं। आइए आकृति 4.6 में दर्शाई गई मेज को देखिए, इसका ऊपरी सिरा ABCD सपाट है। क्या आप कुछ रेखाखंड और बिंदु देख पा रहे हैं, यहाँ प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, सही एकदम देख पा रहे हैं। देखिए हाँ, AB और BC, कौन सा रेखा, AB जो रेखा है, मान लीजिए यहाँ से AB रेखा एक है, ऐसे गया है, और BC रेखा इधर से इधर आया है, ठीक है, इधर से ऐसे आया है, पर प्रतिच्छेद करती है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, दो रेखा प्रतिच्छेद क्यों हो रहा है, क्योंकि एक ये जो रेखा है A से B तक का जो रेखा है और C से B तक का रेखा है, दोनों एक बिंदु पर मिल रहा है, इसीलिए हम क्या बोल दिए, प्रतिच्छेदी बोल दिए। पहले हम बोले थे कि अगर प्रतिच्छेदी किसको बोलते हैं, दो रेखा, एक रेखा L1 है, एक रेखा L2 है, ठीक है, दोनों जब एक बिंदु से पार होता है तो उसी को बोलते हैं प्रतिच्छेदी। तो यहाँ पे एक रेखा ऐसे है, एक रेखा ऐसे है, तो ये रेखा भी तो L1 और L2 मान लिए, तो ये रेखा भी तो एक बिंदु से पार हो रहा है, तो इसको भी क्या बोलेंगे, प्रतिच्छेदी बोलेंगे। तो यहाँ पे इसी तरह से उदाहरण पे दिया हुआ है कि ये दोनों प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। कौन सी रेखाएं A पर प्रतिच्छेद करती है, ठीक है, कौन सी रेखाएं A पर प्रतिच्छेद करती, कौन सी रेखाएं C पर प्रतिच्छेद करती हैं और कौन सी रेखाएं D पर प्रतिच्छेद करती हैं। तो यहाँ देखिए, फिर आपसे सवाल पूछा जा रहा है, सवाल पे सवाल। क्या रेखाएं AD और CD परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं? क्या रेखाएं AD और BC परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं? नहीं। देखिए यहाँ पे आपने देखा होगा कि मेज के ऊपर पृष्ठ पर कुछ रेखाएं जो परस्पर प्रतिच्छेद नहीं करती। कौन कौन सा रेखा प्रतिच्छेद नहीं करता है? देखिए सिंपल सा हम बोल रहे हैं, प्रतिच्छेद का मतलब क्या हुआ कि दो रेखाएं जो हैं एक ही बिंदु से पार होनी चाहिए। अब हम क्या करते हैं कि AD जो एक रेखा है, ठीक है, ये रेखा इस तरह से गया है और BC जो रेखा है इस तरह से गया है, क्या ये दोनों एक बिंदु पर मिल रहा है? क्या एक बिंदु से पार हो रहा है? नहीं हो रहा है। ये दोनों एक दूसरे से, मान लीजिए इसको, इस रेखा को आगे बढ़ाएंगे भी तो ये रेखा ऐसे बढ़ेगा, ये रेखा है, दोनों एक दूसरे से कभी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको प्रतिच्छेदी रेखा नहीं बोलेंगे। प्रतिच्छेदी रेखा किसको, इसको बोलेंगे AB को बोलेंगे और CD को बोलेंगे, BC को बोलेंगे, ठीक है। ये प्रतिच्छेदी रेखा हो गया। लेकिन AD और BC इसको प्रतिच्छेदी रेखा नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। उसी तरह से इसको हम मिटा दे रहे हैं। उसी तरह से AB और DC को लेंगे तो ये भी प्रतिच्छेदी रेखा नहीं है, क्योंकि ये दोनों एक बिंदु से गुजर नहीं रहे हैं, तो इनको प्रतिच्छेदी रेखा नहीं बोलेंगे। आगे हम पढ़ लेते हैं थोड़ा सा और क्या है, ठीक है। यहाँ पे AD और BC ऐसी रेखाओं का एक युग्म बनाती है। मेज के ऊपर सिरे पर क्या आप रेखाओं का कोई ऐसा ही अन्य युग्म जो नहीं मिलती है बात बता सकते हैं? हाँ बता सकते हैं भाई, दो है ऐसी रेखाएं जो प्रतिच्छेद नहीं करती, समांतर रेखाएं कहलाती हैं। सोचिए, चर्चा कीजिए और लिखिए, ठीक है। तो आप समांतर रेखाओं को और कहाँ देखें, इसके 10 उदाहरण ज्ञात करने का प्रयत्न कीजिए। यदि दो रेखाएं AB और CD समांतर हों तो हम इन्हें संकेतित रूप से AB इस तरह से दिखाते हैं, CD लिखते हैं। अभी इसको हम समझाते हैं बहुत अच्छे तरह से, ठीक है।
तो यहाँ पे देख लीजिए आप, इसी टेबल के ऊपर हम दिखा रहे हैं आपको रेखा कैसे बोला जाता है, इसको समांतर रेखा हम बोल सकते हैं। तो देखिए ए बी, जब दो रेखा को हम ले रहे हैं, एक रेखा ए बी हुआ यहाँ पे और एक रेखा हुआ सी डी हो गया, दोनों क्या है, प्रतिच्छेद नहीं है, सी डी ये रेखा इधर है, ए बी ये रेखा ये वाला है, प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है, तो ये दोनों समांतर रेखा हो गया। तो इसी को बोलते हैं हम, इस तरह से दिखाते हैं समांतर रेखा। ठीक है, एक उदाहरण हुआ। दूसरा उदाहरण क्या हो जाएगा इसका, कि दूसरा उदाहरण ये होगा कि एक ए डी होगा, एक बी सी होगा। तो ए डी एक रेखा है और बी सी, ये दोनों भी एक दूसरे से मिल नहीं रहे, एक बिंदु पे मिल नहीं रहे हैं, तो ये भी क्या हो गया, समांतर रेखा। तो इस तरह इसको इस तरह से दिखाया जा सकता है। इसका बहुत सारा उदाहरण लिखना है आपको, खुद से लिख लीजिए। ठीक है, तो अगर दो लाइन है, दो रेखा है, दोनों समांतर है, जैसे L1 है L2 है, दोनों समांतर है, तो इसको हम दिखा सकते हैं L1 L2, इस तरह से दिखाया जा सकता है समांतर रेखा। ठीक है, तो इसमें अगर इसमें देखना होगा कि अभी पूछा जाएगा कि समांतर रेखा क्या क्या है, उसका उदाहरण कुछ कुछ है। तो ये खिड़की की सलाखें, आपका खिड़की जो बना रहता है उसमें ऐसा लाइन दिया रहता है। ठीक है, ऐसा ये सब रेखा समांतर है एक दूसरे के। ठीक है, अब यहाँ पे देखें रेल की पटरी में भी ये जो दिया हुआ रहता है, ऐसे दो पटरी रहता है, दो रेल रहता है, वो भी क्या है, समांतर रेखा है। ये रूलर में जो दिया हुआ रहता है, इस तरह से लाइन जो दिया रहता है, ये भी एक क्या क्या है, ये भी समांतर रेखा है। ठीक है, रूलर में भी जो दिया रहता है वो भी समांतर रेखा है। अब पढ़ना है किरण, रे जिसको बोला जाता है, उसको किरण के लिए कुछ निम्नलिखित मॉडल है। देखिए, एक लाइट हाउस में निकली हुई प्रकाश की किरण है। लाइट हाउस ऐसा है, मान लीजिए कि को बना दिया गया ऐसे टावर जैसा, यहाँ बल्ब जला दिया है, तो एक चारों ओर जाएगा किरण, सूरज की किरण सीधा रेखा में जाएगा, पूरा चारों ओर जाएगा। ठीक है, टॉर्च से निकला तो ये ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, इसी को बोलते हैं किरण, हम बोलते हैं प्रकाश को। ऐसे जाएगा, ये सूर्य से निकला तो ऐसे जाएगा, ऐसे 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 चारों तरफ जाएगा। ठीक है, किरण रेखा का एक भाग होता है, जो किरण होता है रेखा का ही एक भाग होता है। ठीक है, यह एक बिंदु से प्रारंभ होती है। ठीक है, और दिशा में बिना किसी अंत के विस्तृत होती है। ठीक है, कहने का मतलब क्या हुआ, किरण आपसे अगर पूछ देगा व्हाट इज किरण, मतलब किरण किसको बोलेंगे, सिंपल सा बात है कि ये एक भी क्या, ये भी एक क्या होता है, रेखा ही होता है। इसमें क्या होता है कि एक बिंदु से निकलता है, एक प्रारंभ, इसको इनिशियल पॉइंट बोलते हैं। मान लीजिए कि एक बिंदु यहाँ पे, यहाँ से किरण निकला तो इधर चलते जाएगा, कहाँ खत्म होगा पता नहीं है। उसी तरह से यहाँ से देख रहे हैं, इससे निकला है तो इधर आगे जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, और सब सीधा रेखा में जा रहा है। ठीक है, सीधा रहेगा, पूरा रेखा रहेगा। टॉर्च से भी निकला तो सीधा जाएगा, ऐसे पता नहीं चलेगा किधर जा रहा है। ठीक है, उसी तरह से ये सूरज है, यहाँ से भी निकल रहा है तो इधर जाएगा, तो ये रेखा हो गया, लेकिन इसका कोई अंत नहीं है। ठीक है, अंत सुनिश्चित नहीं है, कहाँ अंत होगा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, किरण बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे है, यहाँ दाईं और किरण की दी हुई आकृति को देखिए, इस किरण पर दो बिंदु दर्शाए गए हैं। यहाँ पे एक किरण है, इसमें दो बिंदु दर्शाया गया है, ए और पी। यहाँ से निकला है, इधर को और जा रहा है। ठीक है, तो हम दो बिंदु बना दिए। ए जो प्रारंभिक बिंदु है, ए जो है एक प्रारंभिक, मतलब जहाँ से निकला, मतलब प्रारंभिक बिंदु। अच्छा देखिए, यहाँ पे इतना सारा जो किरण यहाँ पे दिखाया गया है, तीन तरह का, इसमें प्रारंभिक बिंदु आपसे पूछा जाएगा तो कौन सा होगा, प्रारंभिक बिंदु इसका ये हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा प्रारंभिक बिंदु यहाँ, इसका प्रारंभिक बिंदु ये हो जाएगा, इसका प्रारंभिक बिंदु ये हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे आगे क्या था, हाँ, पी जो किरण पर एक अन्य बिंदु है, पी है, इसी किरण पर एक अन्य बिंदु बना दिए हैं, हम इसे ए पी से व्यक्त कर सकते हैं। अगर इसी किरण को हमको व्यक्त करना होगा, नाम देना होगा, ठीक है, तो इसको हम बोल सकते हैं ए पी। ठीक है, कोई भी बिंदु यहाँ से शुरू हो रहा है, मान लीजिए इधर की ओर जा रहा है, ऐसा बिंदु बना दिया गया, तो आप खुद से अगर नाम कुछ बोलने के लिए बोल दिया जाएगा, इसका नाम आप मान लीजिए बी रख दिए है ना, तो यहाँ पे एक बिंदु बना लीजिएगा, उसका नाम आपने से रख दीजिएगा, आर कुछ भी है, तो हम बोल देंगे ये बिंदु क्या है, बी आर है, इस तरह से। ठीक है, सोचिए, चर्चा कीजिए और लिखिए। यदि पी क्यू एक किरण है तो इसका प्रारंभिक बिंदु क्या है, सिंपल सा बात है, पी क्यू एक किरण है तो पी क्यू मतलब प्रारंभिक बिंदु जो होता है उसको हम पहले लिखते हैं, जैसे कि पी है और जो क्यू है, तो यहाँ से मान लीजिए किरण है तो ये वाला जो पॉइंट पी है, ये पी हम पहले लिखते हैं, तो प्रारंभिक बिंदु क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, पी हो जाएगा। और क्यू मान लीजिए किसी जगह पॉइंट है, तो ये तो प्रारंभिक जो बिंदु होता है उसको पहले लिखते हैं, ये पी, तो इसका प्रारंभिक बिंदु क्या है, पी हो जाएगा आंसर उसका।
बिंदु क्यू किरण कहाँ, बिंदु की किरण पर कहाँ स्थित होता है, कहीं भी स्थित हो सकता है। ठीक है, एक बिंदु जैसे कि इसका उदाहरण जैसे कि पी से शुरू हुआ है और क्यू हम जा रहे हैं, तो क्यू यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी आप रख सकते हैं या फिर यहाँ भी रख सकते हैं, कहीं भी रख सकते हैं। इसके लिए निर्धारित कोई चीज़ नहीं है, ठीक है, कहीं भी रख सकते हैं। क्या हम कह सकते हैं कि क्यू इस किरण का प्रारंभिक बिंदु है? नहीं, क्यू को हम प्रारंभिक बिंदु नहीं कह सकते हैं, क्योंकि किरण जो है वो कहाँ से निकल रहा है? पी से निकल रहा है। क्यू तो बीच का लाइन, बीच में कहीं भी बिंदु हम रख दिए है ना, वही हो गया। ठीक है, तो आगे कुछ उदाहरण दिया गया है, आपको दिया गया है, प्रयास कीजिए। ठीक है, ये सब उदाहरण दिया गया, इसमें आपको बताना है। संलग्न एक, फिर आगे पढ़ते हैं कि संलग्न आकृति 4.9 में एक वितरण ओ ए दी है। ओ से प्रारंभ होती है और ए से होकर जाती है। यह किरण बिंदु बी से होकर जाती है। ठीक है, एक किरण है, एक रे है, एक रेखा है, मतलब वहाँ से निकल रहा है, ओ से निकल रहा है और इस तरह से बी से होके, ए से होके इस तरह से जा रहा है। क्या आप इसे ओ बी कह सकते हैं और क्यों? तो जो ये जो किरण है वो जो निकला यहाँ से, इसका नाम आप ओ बी रख सकते हैं क्या? यहाँ से ओ से निकल के बी पे गया, बी से निकल के ए पे गया, तो आप अब ये पूछ रहा है कि क्या आप इसे ओ बी कह सकते हैं? ओ बी कहने का मतलब क्या हुआ? जैसे कि हम रेखा का नाम देते थे ना ओ बी, तो ओ बी यहाँ से यहाँ तक है, ओ बी कह सकते हैं? हाँ, कह सकते हैं। ठीक है, एक लाइन है वहाँ पे ओ बी है। ठीक है, क्या हम किरण ओ ए को किरण ए ओ लिख सकते हैं? क्यों और क्यों नहीं? ठीक है, 5 किरणों किरण किरणों लिख खींचिए, उन्हें उचित नाम लिखिए। अभी देखिए, रेखा और किरण में अंतर क्या होता है हम बता रहे हैं। जो रेखा होता है वो तो सीधा सीधा खींच दिया जाता है, ठीक है, उसमें दिशा निर्धारित नहीं होता है, लेकिन किरण में दिशा निर्धारित है। एक जगह से शुरू हुआ, यहाँ से निकलना शुरू हुआ, इस ससुरा एने जा रहा है, तो एक ही दिशा में जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ पे एक सवाल आपसे पूछ दिया गया है, यहाँ पर ओ ए और ओ बी एक ही किरण को दर्शाते हैं। यहाँ से ओ ए है और ओ बी एक ही किरण को हम दर्शा सकते हैं, लेकिन आपसे और एक चीज़ पूछा है कि क्या आप इसे ओ बी भी कह सकते हैं? ये ओ बी ठीक है, यहाँ पे क्या हम, हाँ हाँ, क्या हम किरण को ओ ए और ए ओ लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते हैं, अभी हम बताते हैं। फिर से अब देख लीजिए कि पहले जब हम रेखा लिख खींचते थे दो बिंदु के बीच में, मान लीजिए कि एक बिंदु ये एक बिंदु ये, दोनों के बीच में रेखा खींचा जाता था, ए बी बोलते थे और ए और बी, तो इसको हम इस तरह से दर्शाते थे, ए और बी, या फिर बी और ए, इस तरह से दर्शाते थे। लेकिन किरण के साथ ऐसा नहीं है। किरण में क्या है, एक जगह से बिंदु जो निकल रहा है वो एक इनिशियल बिंदु हो गया, प्रारंभ बिंदु हो गया। अब अगर इसको ओ ए से हम दर्शा रहे हैं, ओ ए से हम दर्शा रहे हैं, मतलब क्या हुआ, जो ओ जो है एक प्रारंभिक बिंदु है। क्या है? प्रारंभिक बिंदु। ठीक है, लेकिन इसको अगर ए ओ लिखेंगे तो यहाँ कहने का मतलब क्या हो गया, ए प्रारंभिक बिंदु होगा, तभी हम ए को लिख सकते हैं। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे हम जैसे कि देख रहे हैं तो यहाँ ओ प्रारंभिक बिंदु है, ए नहीं है, इसीलिए हम ओ ए ओ नहीं लिख सकते हैं, सिर्फ ओ ए लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। ठीक है, आगे कोशिश कीजिएगा प्रश्नावली, बहुत आसान था ये, फिर से रिपीट करके देखिए, पता चल जाएगा।